नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का और प्लस किसी भी एग्जाम में सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, यूपी टेट सेकेंड फर्स्ट और प्लस सुपर सी टेट सेकेंड फर्स्ट, केवीएस वगैरह कहीं भी बैठना चाहते हैं, यह आपके आधुनिक इतिहास का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। इसमें आज हम देखने वाले हैं मैसूर यानी आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि आप सभी सारी चीज़ें देखेंगे। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और प्लस हैदर अली और प्लस टीपू सुल्तान का जो क्षेत्र विस्तार था उसको कैसे नस्तो नाबिद कर देते हैं अंग्रेज। तो सारी चीज़ें देखेंगे। बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बारे में भी जिक्र करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे विनती होती है, थोड़ी सी जो चीज़ें आपके लिए दिया जाता है तो आप इसे शेयर करें और अपने भाई बहन को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है भाई। सारे सेमेस्टर के डीएलएड के हर एक सेमेस्टर के सारे क्लास लगा दिए गए हैं, लगभग ख़त्म भी हो चुके हैं। तो इस महीने के लास्ट तक सारी चीज़ें आपके सामने होंगी कि एक हम बहुत बड़ा पैकेज आपको दे देंगे डीएलएड के चारों सेमेस्टर का, तो आप उसको देखते रहिए। एसएसटी मैथ और कह लीजिए कि साइंस, इन तीनों पर हमारा कब्जा होगा इस सेशन से। मतलब इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से अगर देख के जाते हैं तो बैक का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि यही सबसे वास्ट सब्जेक्ट होते हैं, इसमें बैक बच्चों का आता है। और यूपी टेट के सारे क्लास हमने लगा दिए हैं, सारे सजा दिए हैं। देखिए, जैसे ही यह पूरा का पूरा सेशन समाप्त होता है तो मात्र 2 लेक्चर चलेंगे आपके, एक सीडीपी का, एक आपका इंग्लिश का चलाएंगे यूपी टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट के लिए मैथ हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, सीटेट मतलब कि कंप्लीट मैथ पढ़ा दिया है। एक बार हमने सीडीपी पढ़ा दिया है, फिर से लेकिन सीडीपी पढ़ाएंगे जो कि आपके सुपर टेट लेवल तक होगा। इसके बाद हमने हिंदी पढ़ा दिया है, हिंदी के 2 प्लेलिस्ट बने हैं, एक में टेस्ट है, एक में बेसिक क्लास है। और कह लीजिए कि हमने काफ़ी हद तक हमने ज्योग्राफी पढ़ाया है, और ये सारे के सारे जो इतिहास के लेक्चर हैं एसएसटी के, उसमें ले जाकर जोड़ देंगे हम, आप लोग देख सकते हैं फिर से। तो चलिए, हम इस मैसूर लड़ाई में, मैसूर को आंग्ल मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे। इसमें 4 युद्ध होते हैं, सबके बारे में देखेंगे। कौन कौन से युद्ध कब होते हैं, किसमें हैदर अली मारा जाता है, किसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, अंग्रेज कौन से किस में होते हैं, कौन सा अंग्रेज किसका नेतृत्व करता रहता है। इसके बारे में समझने से पहले हम एक मैप बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा भारत का रफली एक हमने मैप बनाया। यहाँ पर याद रखना है आपको, जो बहमनी साम्राज्य होता था, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में एक लड़ाई होती है, तालीकोटा का लड़ाई। किस क्या नाम होता है? तालीकोटा का युद्ध। जो तालीकोटा का युद्ध होता है दोस्तों, तालीकोटा का यह होता है 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में एक तालीकोटा का 1565 में भाई, 1565 में होता है, 1565 में होता है। उस समय हमने बताया भी था, 1565 में एक तालीकोटा की लड़ाई होती है। इसमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में लड़ाई होती है, युद्ध होता है। उसमें विजयनगर साम्राज्य पूरा नस्तोनाबूत हो जाता है और बहमनी राज्य की जीत होती है। बहमनी राज्य यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देता है हमको, एक कर्नाटक वाले क्षेत्र में और एक यहाँ पर हैदराबाद के निजाम में, और यहाँ पर एक हमको देखने को मिलता है कर्नाटक, जो कि बहुत बड़ा रूप से जाना जाता था मैसूर के नाम से जाना जाता था। इस मैसूर में एक कह लीजिए कि भैया एक स्वतंत्र शासक होते हैं, जिनका, जो कि वाड्यार वंश के शासक होता है। उसका नाम होता है चिक्का कृष्णराज। क्या नाम होता है? चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के 2 सेनापति होते हैं। उनका नाम क्या होता है? एक का नाम होता है, याद रखेंगे, एक का नाम होता है नंदराज और एक का नाम होता है देवराज। एक का नाम होता है नंदराज। सारी चीज़ें हम मिलाने की प्रयास कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। नंदराज, और एक का नाम होता है रामराज। क्या नाम होता है? देवराज। रामराज नहीं, रामराज अभी आएगा आगे। देवराज रहता है, यानी एक का नाम नंदराज और एक का नाम देवराज रहता है। याद रखना है आपको, ये दोनों सेनापति होते हैं चिक्का कृष्णराज के, मतलब कि पूरा का पूरा मैसूर के ये दोनों सेनापति होते हैं, शासन करते रहते हैं मैसूर का। ये जो नंदराज होता है, नंदराज के सिपाही, नंदराज की जो सेनाएं होती हैं, उसमें एक सिपाही का दर्जे से एक शामिल होता है हैदर अली। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हैदर अली की कहानी हम शुरू करेंगे। हैदर अली शामिल होता है एक सिपाही के हैसियत से, सिपाही के हैसियत से यह नंदराज के सेना में शामिल होता है, और धीरे धीरे यह नंदराज के सारे रणनीतियों को सीखता चला जाता है। और यहाँ पर हमको बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में एक तरह से हमको देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज थे या मुगलों को किस तरह से परास्त किए, और यहाँ पर इनका दक्षिण में शासन चलता, मतलब दक्षिण में भी ये कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। वहीं पर देखा जाए तो मराठा यहीं के ऊपर थे, यहाँ मराठा थे, महाराष्ट्र वाले इलाके में मराठा थे। मराठा हो गए, मैसूर हो गया और निजाम हो गया। यह निजाम और
मतलब कि एक तरह से कह लीजिए बहमनी और विजयनगर दोनों आपस में लड़ाई किए थे 1565 में। और जो अंग्रेज थे इनका ध्यान बिल्कुल भी दक्षिण भारत में न था, लेकिन बाद में जैसे क्षेत्र विस्तार करते रहे, इनका क्षेत्र विस्तार करने की आदत जो थी अब बढ़ती चली गई, इच्छाएं बढ़ती चली गई, तो धीरे धीरे दक्षिण में कदम बढ़ाना शुरू किए। और दक्षिण में बहुत बड़े रूप में बहुत बड़ा शासक था मैसूर का। इस मैसूर को ये जीतना चाहते थे, लेकिन मैसूर बहुत पावरफुल था क्योंकि इसके हेड हुआ करते थे हैदर अली। हैदर अली कब हेड बने याद रखना है, 1755 ईस्वी में डिंडुगल में इन्होंने, हैदर अली ने एक तरह से शस्त्रागार का भी उद्घाटन किया था। तो याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है शस्त्रागार डिंडुगुल नाम का जो शस्त्रागार है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना है 1755 ईस्वी में हैदर अली द्वारा बनाया गया है। हैदर अली किसके सेनापतियों में सिपाही था, तो बता देंगे कौन से सेनापति के समय सिपाही था, तो बता देंगे नंदराज का वह सिपाही रहता है। नंदराज का वह हत्या कर देता है सन 1760 ईस्वी में। जब नंदराज को मार देता है तो यह मैसूर का स्वतंत्र शासक बन बैठता है और मैसूर पर एक तरह से बाहुबली के रूप में उभरता है। और सारे के सारे जो यहाँ पे मराठा थे, निजाम थे, उनका जीना हराम कर दिया था सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो मराठा थे, बहमनी मतलब मराठा थे और निजाम थे, उसके साथ साथ अंग्रेज भी थे। इनको डर लगने लगा था कहीं यह पूरे के पूरे उत्तर में न छा जाए। अब इसके शक्ति को रोकने के लिए यह क्या काम करता है, मैसूर के मतलब एक तरह से यह दोनों तीनों लोग मतलब पहले तो इसके साथ मिले होते हैं, लेकिन बाद में यह कह लीजिए अभी बताएंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और लड़ाइयाँ। तो यह कह लीजिए कर्नाटक का मैसूर का बहुत बड़ा विस्तार करना शुरू कर दिया था। अब इससे चिंतित हो उठे थे कौन कौन, मराठा, निजाम प्लस कह लीजिए कि उधर अंग्रेज भी चिंतित हो उठे थे। अब अंग्रेजों को डर सता रहा था कहीं यह उत्तर भारत में न पहुंच जाए, और ऐसे में अगर ये उत्तर भारत आ गया तो हमको भागना ही पड़ जाएगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे युद्ध आरंभ होता है। मैसूर युद्ध के नाम से 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। मैसूर युद्ध के नाम से 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन मैसूर जो हैदर अली था इसका एक पुत्र भी रहता है, याद रखेंगे, उसका नाम होता है भाई टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भाई, टीपू सुल्तान। इसको टीपू सुल्तान क्यों बोलते थे, क्योंकि भैया याद रखना इसके पिताजी भी अपने कह लीजिए कि पूछा जाता है कि जो मैसूर का कौन सा ऐसा राजा था, कौन सा ऐसा शासक था जो अपने आप को सुल्तान कहता था, तो याद रखेंगे टीपू अपने आप को टीपू सुल्तान के नाम से एक तरह से उजागर किया और बाद में जाकर बादशाह की भी उपाधि अपने आप को लिया। तो पूछा जाता है टीपू सुल्तान या फिर कौन सा मैसूर का शासक है जो कि अपने आप को बादशाह कहना पसंद करता था या अपने आप को बादशाह घोषित किया था, तो बता देंगे टीपू अपने आप को बादशाह घोषित कर रखा था। इस बात को याद रखेंगे। और जो टीपू का शासन होता है ना, जो हैदर अली की मृत्यु होती है वह सन 1782 ईस्वी को होती है, यानी सेकेंड मैसूर के आंग्ल मैसूर के समय होता है। और जो टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है वह कब होता है, 4th यानी चौथे आंग्ल मैसूर के समय होता है। इस बात को याद रखना। 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1782 में जब इनके पिताजी का मृत्यु होता है तो यह शासन में आते हैं और अपने पिताजी का कार्यभार संभाल लेते हैं। तो ऐसे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं सारे मैसूर की लड़ाइयाँ। दोस्तों याद रखना है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो ऐसे में आपको बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित मन बनाकर सुनना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आता है प्रथम मैसूर की लड़ाई। कब से कब तक होता है, याद रखेंगे 1767 से 1769 तक होता है। पहले चारों याद कर लीजिए, यहाँ प्रश्न बहुत बनते हैं। 1767 से 1769 तक। जो दूसरा होता है मैसूर की लड़ाई होती है 1780 से 1784 तक। जो तीसरा होता है 1790 से 1792 तक। इसके बाद जो चौथा होता है सन 1799 में होता है। फिर से याद कर लीजिए, 1767 से लेकर 1767 से लेकर 1769 तक 2 साल के लिए। फिर उसके बाद 1780 से लेकर 1784 तक होता है। फिर 1790 से 1792 तक। फिर अगला जो लास्ट है 1799 में। ये चारों के चारों मैसूर वार थे। मैसूर वार किसके किसके बीच होता है, बताएंगे हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान एक साथ, मतलब कि हैदर अली के साथ 2 होता है, उसके बाद दूसरे में टीपू सुल्तान आ जाते हैं और इन सब का मिलाकर अंग्रेजों के साथ होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं, किसमें कौन सा क्षेत्र विजित हुआ, कौन सा क्षेत्र हारा गया, क्या क्या घटनाएं घटी हर एक मैसूर वार के समय। पहला मैसूर वार आपको याद रखना है सन 1767 से लेकर सन 1763 ईस्वी तक होता है। इसमें इस वाले मैसूर वार में मद्रास की विजय होती है, मद्रास की संधि होती है। कौन से मैसूर वार के समय मद्रास की संधि होती है, तो बता देना है कि पहला मद्रास के संधि के नाम से जाना गया। मद्रास की संधि कब होती है, सन 1769 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है, टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेजों के समय होता है। इसमें एक बात और कही जाती है, याद रखना है, इस टीपू सुल्तान को भाई हैदर अली प्लस अंग्रेजों के साथ होता है। इसे प्रारंभ में जो अंग्रेज थे वो अलग थे और जो मराठा थे, निजाम थे, इनको हैदर अली अपने आप में मिलाकर, मतलब कि मराठा प्लस निजाम प्लस
हैदर अली, इन तीनों की त्रिगुट संधि के साथ अंग्रेजों को पराजित किया गया था। यहाँ पर अंग्रेज नष्ट नाबूद हो गए थे और यह मन बना लिए थे कि भैया अब इनके ऊपर हमला नहीं करना है, इनके साथ संधि करनी है। अब ये संधि करते हैं मद्रास की संधि। इसमें क्या बोला जाता है, याद रखना, इसमें यह बोला जाता है कि मद्रास की संधि में कि जो हमारा क्षेत्र होगा उस पर आप कभी मतलब ये अधिकार नहीं करोगे, और प्लस जब भी हमारे साथ युद्ध होगा किसी दूसरे राज्य का तो आप हमारा साथ दोगे। ऐसे में बहुत सारी संधियां इनके द्वारा की जाती हैं और अंग्रेज मान भी जाते हैं। ये सारी की सारी संधि, भाई क्या हारे थे, साफ साफ मुद्दा यह होता है जो हारेगा वो आपकी बात मानेगा, वह सब भी माने थे। और मद्रास की संधि देखने को मिलता है, तो याद रखना है 1767 से 1769 तक भला मैसूरवाद, जिसमें कि मद्रास की संधि हुई थी और अंग्रेज को हैदर अली के सामने घुटने टेकने पड़े थे। याद रखना है आपको, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी और हर एक एग्जाम में आता है। आप पढ़ लोगे, मजबूत हो जाओगे, सुपर टेट में नस्तो नाबूद करके आओगे पूरा का पूरा पेपर। सच बता रहे हैं साथियों। अब दूसरा जो मैसूर वार होता है, इसमें जो संधि होती है मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर जो कि आज कर्नाटक में स्थित है। मंगलौर की संधि कब होती है? सन 1784 ईस्वी को होती है मंगलौर की संधि। अब इस मंगलौर की संधि में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मंगलौर की संधि पहले बात है, इसमें अंग्रेज शासक कौन होता है? इसमें अंग्रेज कोई नहीं होता है, पूरा का पूरा अंग्रेज ही, मतलब क्योंकि अंग्रेज होते हैं पूरा का पूरा, प्लस मराठा, निजाम और हैदर अली एक तरफ होता है। जिसमें अब देखना वारेन हेस्टिंग, इस समय कौन होता है? वारेन हेस्टिंग अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग नेतृत्व करता है अंग्रेजी सेना का। और प्लस मैंगलोर में हैदर अली, मतलब ये जो अंग्रेज था वारेन हेस्टिंग, इस बार मतलब ये नए रूप से नए सिरे से उजागर होता है। और जो बात पिछली बार देखने को मिला था कि निजाम और मराठा इनके साथ थे, हैदर अली के साथ थे, अब वही निजाम और मराठाओं को अब अंग्रेज अपने साथ मिला लिए थे। अब इस बार क्या होता है, वह हावी हो जाते हैं मैसूर के ऊपर, हैदर अली के ऊपर। अब हैदर अली यहाँ पे हार जाता है। 1782 में यहाँ पर हैदर अली की जान भी चली जाती है, हैदर अली का डेथ हो जाता है। याद रखना है। अब हैदर अली क्यों इनके ऊपर चढ़ाई करा था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा यह था व्यू कि हैदर अली पिछली बार जो पहला जो लड़ाई हुआ था उसमें संधि हुआ था कि भैया जब हमारे क्षेत्र में आप विजित नहीं करोगे, हमारे क्षेत्रों में लड़ाई नहीं करोगे, हमारी चीज़ों को परेशान नहीं करोगे आप, और एक बात और है कि अगर हमारा किसी राज्य से युद्ध होता है तो आप सहयोग करोगे। ऐसे में अंग्रेज क्या है, इनका विपरीत करने लगे। तो टीपू सुल्तान का कहना था भाई जब सारी संधि का उल्लंघन कर रहे हो तो लड़ाई करो, फिर हारोगे तो फिर से सारी संधियां होंगी। लेकिन यहाँ पर एक लड़ाई हो जाता है। आयरकूट जो अंग्रेज होते हैं वो आयरकूट का नेतृत्व में, प्लस उस समय जो शासन होता है वारेन हेस्टिंग्स का होता है, और यहाँ पर हमको हार देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज हार जाते हैं, मतलब कि हैदर अली हार जाते हैं और इनका एक तरह से पोर्टानोवा एक जगह होता है, पोर्टानोवा उस युद्ध में ये मारे जाते हैं और हैदर अली का यहाँ पे डेथ हो जाता है सन 1782 ईस्वी को। हैदर अली का डेथ हो जाता है सन 1782 ईस्वी को। और इसी समय इनका पुत्र होता है टीपू, वह इनकी कार्यभार संभाल लेता है। टीपू सुल्तान ये भी बहुत पावरफुल होता है। यह इनका कार्यभार संभाल लेता है, एक तरह से अपने पिता की तरफ से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और यह जो लड़ाई होता है यह निर्णायक नहीं होता है, बराबरी का मामला होता है। और यह लड़ाई ना ही अंग्रेज जीतते हैं ना ही टीपू जीतता है, दोनों के लिए बराबरी हो जाता है। अब तीसरा मैसूर की लड़ाई याद रखेंगे सन 1790 से लेकर 1792 में होता है। इसके लिए मद्रास, मंगलौर, MMS मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस मैसूर वार के समय हुआ था, तो बता देंगे तीसरे के समय हुआ था। इसको याद करने का ट्रिक है MMS, पहले में मद्रास, मंगलौर, एस भैया MMS लोग बनाते हैं ना वीडियो, तो M मतलब मद्रास, पहले छोटी लड़ाई इसमें से 3 अक्षर वाले, फिर मंगलौर, उसके बाद बड़ी वाली लड़ाई मतलब मंगलौर 1 2 3 4 अक्षर वाले, फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम, यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे मैसूर वार के समय 1790 से लेकर 1792 में होता है। इस समय देखिएगा क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की पहली बात संधि होती है सन 1792 में होता है। और इसमें जो टीपू होता है, टीपू की बुरी तरीके से हार होती है। टीपू की हार होती है और टीपू को यहाँ पर पूरा का पूरा श्रीरंगपट्टनम देना पड़ जाता है। श्रीरंगपट्टनम के साथ साथ इसको एक तरह से आधा राज्य देना पड़ता है, प्लस अपने 2 पुत्रों को भी अंग्रेजों के हवाले करना पड़ता है। और एक तरह से कह लीजिए 3 करोड़ रुपए भी देना पड़ जाता है। और यहाँ पर जो डिंडीगुल था और प्लस नीचे का जो थोड़े से पोर्ट थे उसको भी अंग्रेज अपने कब्जा में कर लेते हैं। वही डिंडीगुल जो हैदर अली ने शस्त्रागार के रूप में बनाया था, डिंडीगुल भी ये चला जाता है किसके हाथ में, डिंडीगुल
डिंडीगुल किसके हाथ में चला जाता है, तो बता देंगे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। और कुछ राज्य विशेष बच जाते हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, उसको मराठा और निजाम में बांट देते हैं। मराठा और निजाम इसको पाकर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कम से कम हम अपने विरोधी को हरा दिए। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज एक बात बोलते हैं कि हम अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बड़ा भी नहीं होने दिए, एक तरह से मतलब कि एक तरह से पावरफुल भी नहीं होने दिए, और अपने शत्रुओं को भी नाश कर दिए। इस तरह से यह लफ्ज बोला गया अंग्रेजों का। अंग्रेज का सच में, अंग्रेज एक मतलब बहुत ही रॉन्गफुल व्यक्ति थे वो लोग। मतलब कि अगर उनका सहयोग भी करिए ना, तो उसमें भी वो लोग अपना भला सोचते थे। अगर उनको कुछ आप करने जा रहे हो, उनके साथ कुछ हेल्प कर रहे हो, तो उसमें भी आपके साथ भी सारी चीज़ें गलत देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से देखिए आप, निजाम और मराठा उनका सहयोग किए, लेकिन फिर भी उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों से। अब आ जाता है भैया, डिंडीगुल वगैरह सब कुछ जीत लेते हैं, और यहाँ पर जो अंग्रेज शासक होता है, क्या नाम होता है, याद रखेंगे। यहाँ पर टीपू की हार भी होती है और टीपू को अपमानित भी किया जाता है, जिससे कि टीपू बहुत ज़्यादा अपमानित होकर मतलब कि कुछ न कर सकता है। अब आगे फिर लड़ाई करेगा, अभी जागेगा टीपू। अब देखिए यहाँ पर पूरे शत्रु जो इसके थे टीपू के, वह थू करने लगे थे, और टीपू बिल्कुल भी असहाय हो चुका था। और टीपू, एक काम यहाँ पे और हुआ था, टीपू जो है कि इस तीसरी लड़ाई में जो फ्रांस था और कुस्तुनतुनिया था, उसका सहयोग भी लेने लगा था। इस वजह से अंग्रेज और चिढ़ गए थे और इसको हरा दिए, और यहाँ पर सारा क्षेत्र इसका विजित कर लेते हैं और इसको एक तरह से असहाय बना देते हैं। अब यह टीपू बेचारा क्या करे, लास्ट में टीपू अकेला मारा फिरता है, और यह बैठ जाता है 1799 तक। 1799 में फिर इसके अंदर जागृत होती है, इसकी आत्मा जो रहती, कहती भाई हारे हो, तुमको लड़ना पड़ेगा फिर से। एक चीज़ याद रखेंगे, जो तीसरी लड़ाई थी, इसमें जो अंग्रेज का शासक था, अंग्रेज की तरफ से कार्नवालिस था, याद रखेंगे। पहले वाले में कौन था, कोई नहीं, याद रखेंगे, पूरा अंग्रेज आए थे। दूसरे में वारेन हेस्टिंग्स था, और तीसरे में कौन था, कार्नवालिस था। और चौथे में कौन था, इसको भी याद रख लीजिए, चौथे में कौन था, वेलेजली तरता है, वेलेजली। तो याद रखेंगे, हमने क्या बताया, वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस और वेलेजली लास्ट में आता है जलने के लिए। इस तरह से याद करना, जब टीपू जल जाता है तो लास्ट में आता है वेलेजली, जला देता है, लास्ट में पूरा मैसूर जला देता है। इस तरह से याद करना। कार्नवालिस सिर्फ करने के लिए आता है, किसमें करने के लिए आता है, पूरा का पूरा क्षेत्र जीतने के लिए आता है। कार्नवालिस करने के लिए आता है, काम करने के लिए। सच में बहुत अच्छा काम करके गया, मतलब कि सारा क्षेत्र जीत लेता है, मैसूर का अपने में मिला लेता है। इसके बाद जो वारेन हेस्टिंग्स था, वह वारेन करते आया था, हेरने के, मतलब हेरना होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं हेरने के लिए, तो हेरना मतलब खोजने के लिए आया था। इस तरह याद करना कि वो कहाँ पे है टीपू, तो जैसे ही हैदर अली मरता है तो 1782 से देखने को मिल जाता है टीपू, और टीपू को अंग्रेजों के समय बराबरी का मामला देखने को मिलता है इस वाले युद्ध में। दूसरे में, तीसरे में टीपू हार जाता है, और चौथे में टीपू मारा जाता है। टीपू बराबरी, टीपू हारा जाता है, टीपू मारा जाता है। कितना अच्छा कोट बन गया ना। तो याद कर लेना, अब वेलेजली के समय टीपू के साथ लड़ाई होती है, और टीपू को यहाँ पे मार दिया जाता है जान से, और टीपू सुहा हो जाता है। और वेलेजली यानी कि एक तरह से सहायक संधि बोला जाता है। कौन सी सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि हुआ था। क्या हुआ था, सहायक संधि के लिए करने के लिए गया था, लेकिन सहायक संधि यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था, सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और यहाँ पर टीपू को मारा जा चुका था, और टीपू मर चुके थे। अब यह पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत था, यहाँ पर भी एक तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र विजित कर लेते हैं। अब अंग्रेजों का पूरे भारत पर एक तरह से कल सशक्त और पावरफुल क्षेत्र के रूप में वह उभर गए थे, और शासक के रूप में उभरे थे, और बाद में वो आपको पता है कब तक रहते हैं। इसके बाद हम एक वीडियो लाने वाले हैं जो आपके सिख गुरु थे उनके ऊपर, और प्लस एक मराठा के ऊपर। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आप लोग करते रहिए। फिर इसके बाद हम जो आधुनिक इतिहास होगा, जिसमें कि गांधी एरा होगा, प्लस जितने INC का रिश्ता हुआ है, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। उसमें आप आ जाएंगे, जो आपके यूपी टेट का सारा क्लास है, EVS का, उसमें पढ़ा है, लेकिन वही वीडियो हम लगाकर, मतलब वहाँ से निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। सारे क्लास रिवाइज करिए।